हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी पर। आज हम लोग मैथ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में करते आए। यहाँ पर कुल 15 प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे और प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या को देखेंगे, प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे और उनके सभी विकल्पों को भी हम लोग देखेंगे। एक एक विकल्प की व्याख्या देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आप लोग सेशन को पूरा देखिएगा और आपको बहुत ही बेहतर चीजें मिलेंगी, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में जो है 16 प्रश्नों का अभ्यास किया था, 16 प्रश्न देख चुके थे। आज हम उसी के आगे शुरुआत करते हैं। तो आज का जो यह प्रश्न है 17वां प्रश्न है। ठीक है, 17वां प्रश्न देखेंगे और आप लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इन्होंने यहाँ पर ये जो वाक्य दिया है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है आपको बताना है। क्या पूर्वकालिक क्रिया है, क्या संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या होगा, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले क्रिया आप लोग जानते ही है, तो उसकी जरूरत है नहीं। यहां देखेंगे हम लोग क्रिया के भेद। क्या देखेंगे, क्रिया के भेद देखेंगे। और क्रिया के जब भेद देखेंगे तो इसमें दो प्रकार के भेद आपको दिखाई देंगे। कितने, तो दो प्रकार के इसमें आपको भेद दिखाई देंगे। ठीक है, दो प्रकार के भेद आपको दिखाई देंगे। एक को हम लोग कहेंगे कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, तो दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। ठीक है, तो दो प्रकार के भेद रहेंगे, एक तो कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो जो कर्म के आधार पर भेद होंगे वो कौन से होंगे, तो एक को कहेंगे हम साकर्मक क्रिया, साकर्मक क्रिया, और दूसरे को कहेंगे आकर्मक क्रिया। क्या कहोगे मेरे दोस्त, आकर्मक क्रिया। ठीक है ना, बात क्लियर हुई आपको। अब यहाँ जो हम लोग देखें कि यहाँ जो है रचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होंगे, तो नंबर एक जो है रचना के आधार पर क्रिया के भेद में क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। आपको यहाँ दिया भी है पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और एक और यहीं पर लिख देते हैं, पांचवा लिख देते हैं नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये आपके क्या है, रचना के आधार पर भेद है। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अब पढ़कर क्या होगा। जब एक कार्य करके दूसरा कार्य शुरू हो तो वहां पर होती है पूर्वकालिक क्रिया, तो इसका जो विकल्प होगा वो पहला हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, और ये रचना के आधार पर क्रिया के भेद हो गए, यहाँ कर्म के आधार पर। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है ना, चले आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। क्या संदिग्ध वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, तात्कालिक वर्तमान काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आप लोग बताएं। तो क्या क्या देखेंगे हम लोग,
आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं काल। तो सबसे पहले आप लोग देखिए काल। काल के भेद की बात करोगे अगर, तो काल कितने काल होते हैं, तो क्या बताओगे? एक होता है भूतकाल, भूतकाल, ठीक है। अगला क्या होगा, तो इसे कहोगे वर्तमान काल, वर्तमान काल। और एक जो रहेगा जो, वो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। क्या हो जाएगा, तो बताओगे भविष्य काल, ठीक है। तो तीन काल होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अगर आपसे भूतकाल के भेद की बात की जाए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? तो बताओगे नंबर एक सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। नंबर दो में क्या बताओगे? आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ठीक है। आप लोग ये भूतकाल लगाते चलिएगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तो कहोगे पूर्ण भूतकाल। चौथा क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? चौथा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, तो बताओगे संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और छठा क्या होगा, तो बताओगे हेतु, हेतु, हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये 6 भूतकाल के भेद हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ देखें हम लोग कि वर्तमान काल की बात करें अगर, तो काल में क्या क्या हो जाएगा, तो नंबर एक में कहोगे सामान्य वर्तमान काल, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो इसी तरीके से हम लोग दूसरा लिखेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, तो कहोगे पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा क्या होगा, तो क्या बताओगे? अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। तीसरा जो है अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक और हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे तात्कालिक, तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल। पांचवा क्या होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। और एक हो जाएगा आपका संदिग्ध, और छठा जो हो जाएगा वो संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है ना। तो 6 भेद इसके हो गए। अब आप देखें कि भविष्य काल, तो भविष्य काल के भेद कितने होंगे मेरे दोस्त? भविष्य काल के भेद कितने हो जाएंगे, तो बताओगे सामान्य, सामान्य, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। और एक हो जाएगा सातत्य, सातत्य बोधक, सातत्य बोधक भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। सातत्य बोधक भविष्य काल। और जो लास्ट रहेगा उसे हम लोग कहेंगे हेतु, 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 हेतु मद भविष्य काल, ठीक है। तो ये आपका जो है काल का विवरण हो गया, काल का प्रस्तुतिकरण हो गया। तो यहाँ पर गायक गीत गा रहा है, तो गा रहा है, इसमें क्या होगा? गा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि काम हो रहा है। और ये तत्काल की बात है, तो इसे क्या कहेंगे? तात्कालिक वर्तमान काल कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। आगे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19, और प्रश्न संख्या 19 में क्या कहा गया है? रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? रोगी चल नहीं सकता, भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? अर्थात ये जो आपको वाक्य दिया गया है, रोगी चल नहीं सकता, ठीक है, तो इसको किसमें बदलना है? इस वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। और भाववाच्य का मतलब जो होता है उसमें न कर्ता प्रधान हो, न कर्म प्रधान हो। प्रधान कौन हो जाए, तो क्या कहेंगे कि इसमें भाव प्रधान होना चाहिए। यहाँ पर तो प्रधान कौन है? रोगी, यानी कि रोगी प्रधान है, रोगी चल नहीं सकता। लेकिन अब इसको क्या बनाएंगे कि भाव उसमें रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है, या फिर रोगी नहीं चलेगा। तो क्या बताओगे भाववाच्य बनाने के लिए? जैसे, जैसे वह खाता है,
और इसको जब भाववाच्य में बदलोगे तो नकारात्मक शब्द लगा दोगे, उससे खाया नहीं जाता। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, रोगी से चला नहीं जाता, विकल्प आपका जो है पहला सही हो जाएगा। अगर हम वाच्य की प्रकार बात करें तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य होता है, और क्या होता है, कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, और क्या होता है, और बताओगे, भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, ठीक है। पहला कृतवाच्य, जहां पर कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान कर्ता गौड़ होता है, और भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों ही गौड़ होते हैं, वहां पर भाव प्रधान होता है, ठीक है। तो वाच्य 3 प्रकार के हो गए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बेहतर इसे समझ लिया होगा। चलें अगला प्रश्न देखें हम लोग। प्रश्न संख्या 20। आप लोग लगातार बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत ही बेहतर चीज मिलने वाली, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, संपूर्ण व्याख्या के साथ आप लोगों को चीजें मिलेंगी। तो देखें, यहाँ कह रहा है संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं, कि जो ये शब्द दिया है संयोग, इसमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो क्या बताओगे, संयोग का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, शम धन योग में तोड़ेंगे, शम धन योग में तोड़ देंगे तो दो शब्दों में यह टूट जाएगा, ठीक है, शम धन योग। और यहाँ पर जो है जब संधि की बात करोगे तो क्या हो जाएगी, तो बताओगे व्यंजन संधि होगी, क्या होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। संधि का अगर आपसे प्रकार पूछे तो व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बताओगे विकल्प भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समधन योग हो जाएगा। अब आपसे पूछे जाए उपसर्ग, अगर पूछे जाए, क्या उपसर्गों की बात की जाए मेरे दोस्त, उपसर्गों की बात की जाए तो उपसर्ग आप लोग देखिए, तो उपसर्गों की बात करें तो कितने प्रकार के उपसर्ग रहते हैं, तो क्या बताओगे, संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत उपसर्ग, ठीक है ना। फिर हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, और कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो बताओगे आप उर्दू उपसर्ग, क्या हो जाएंगे, उर्दू उपसर्ग हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी, तो बताओगे 19 है, हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी, तो 10 है, और उर्दू के उपसर्गों की संख्या 12 है, ठीक है। तो ये जो है आपके उपसर्ग हो गए, क्लियर है ना। और उपसर्ग होते क्या हैं, तो क्या बताओगे, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं जो जो मूल शब्द के मूल शब्द के मूल शब्द के पहले पहले लगाए जाते हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं, और लगने के बाद ये जो है शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विकार उत्पन्न करते हैं, क्लियर है ना। यहाँ तक आप चीजें समझ चुके होंगे, तो इसका उत्तर जो है विकल्प डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और आप इस सेशन के अंत तक बने रहिए, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 21। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है, यानी कि इन्होंने बताया है कि जो शब्द है नयन, इसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है, और वह कृत प्रत्यय है कौन सा, ये आपको बताना है। क्या इक प्रत्यय लगा है, इन प्रत्यय लगा है, उन प्रत्यय लगा है, या फिर अन प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप जो है इसका संधि विच्छेद कर दे, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ने धन अन हो जाएगा, और यहाँ तब जो है ने धन अन हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो नयन हो जाएगा, अर्थात ए धन आ बराबर या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आपसे संधि पूछ ली जाए, आपसे अगर संधि पूछ ली जाए तो क्या बताओगे, तो बताओगे अयादि स्वर संधि है, क्या है, अयादि स्वर संधि है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप बताएंगे अन प्रत्यय लगा हुआ है,
ठीक है, आपका उत्तर तो आ गया है अन प्रत्यय। आगे और चीजें देखते हैं कि जब आपसे प्रत्यय की बात की जाए, क्या बात की जाए, प्रत्यय की बात की जाए, तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये आप देखें कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय जो है वे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय। तो और कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है ना, तद्धित प्रत्यय होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय क्या होते हैं तो क्या बताओगे? कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया, क्रिया या या धातु, या धातु में, धातु में लगने वाले शब्दांश, धातु में लगने वाले वाले शब्दांश होते हैं। ठीक है, ये जो है किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं, लगने वाले धातु में अंत में, यहां लिख लो अंत में, धातु के अंत में लगने वाले शब्दांश होते हैं। ठीक है ना। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये क्या होते हैं? ये संज्ञा, संज्ञा कामा सर्वनाम, कामा सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा कामा सर्वनाम कामा विशेषण, कामा विशेषण, विशेषण, और 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 कृदंत, और कृदंत शब्दों के, शब्दों के बाद में, के बाद में लगने वाले शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने चीजें समझ ली होगी कि जो कृत प्रत्यय है वो क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले शब्दांश होते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कृदंत शब्द होते हैं जो क्रियाओं से मिलकर बनाए जाते हैं, उनके अंत में लगने वाले शब्दांशों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश होते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। आप लोग विशेष जो है आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। क्लियर है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, और प्रश्न संख्या 22 में क्या कहा गया है? लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यानी कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या आकू है, कू है, लड़ है, या फिर डाकू है? कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो जब हम लड़ाकू शब्द का, लड़ाकू शब्द का विच्छेद करेंगे तो इसको लड़ धन आकू में इसको तोड़ेंगे, लड़ धन आकू में तोड़ेंगे, तो लड़ इसका जो है ये क्या है? ये जो है मूल शब्द होगा। लड़ क्या है? मूल शब्द है। और यही क्या है? ये क्या है? ये आप कहोगे धातु है, या फिर ये जो है क्रिया शब्द है अर्थात। और यहाँ पर जो है ये जो है आकू जो है ये शब्दांश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प एक सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि यह कैसा प्रत्यय है तो क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जो आकू है या कैसा प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या बताते? तो कहते यह कृत प्रत्यय है। ठीक है ना, कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए, और प्रश्न संख्या 23 जो है ये देखिए, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? क्या स्वर संधि है, क्या विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर दीर्घ संधि है? कौन सी संधि है? अगर आपसे पूछा जाए, संधि पूछ ली जाए, तो आप लोग देखिए कि अगर आपसे संधि पूछी जाए तो क्या बताओगे? संधि के प्रकार क्या बताओगे? स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। ठीक है ना। और क्या बताओगे? और बताओगे व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। और क्या होती है? और जो होती है वो होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि होती है। ठीक है ना। अगर आपसे स्वर संधि के भेद पूछे जाए तो आप बताएंगे 5 होते हैं। तो स्वर संधि में कौन कौन से भेद हो जाएंगे ये आप लोग देखें। तो सबसे पहले आप बताओ दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर, स्वर संधि। ठीक है। फिर आप बताएं वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि बताएंगे। और बताएंगे आप गुण स्वर संधि, क्या गुण स्वर
संधि बताएंगे, गुण स्वर संधि बताएंगे। अगला क्या बताओगे, तो बताना है यण स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि। और जो लास्ट है पांचवा है वो क्या बताओगे, तो बताना है मेरे दोस्तों अयादि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है, तो संधि स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए। विसर्ग संधि, यहाँ जो है व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन और स्वर या व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ जो है विसर्ग होता है। तो जब हम यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे, यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, यशः, यशः धन दा में संधि विच्छेद करेंगे, यशः धन दा। और यह जब इनका संधि होगी तो ये जो विसर्ग होता है, ये विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि विसर्ग संधि है, अर्थात विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या होगा कि अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 24। इस चिन्ह यानी कि ये जो दिया हुआ चिन्ह है को क्या कहा जाता है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, क्या पूर्ण विराम कहा जाता है, अर्ध विराम कहा जाता है, निर्देशक कहते हैं या फिर अल्प विराम कहते हैं, क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, विराम चिन्हों की संख्या, तो क्या बताओगे, तो बताना है 20 है। और ये किसने मानी है, तो बताओगे कामता प्रसाद गुरुजी ने। ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी ने हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। अब यहाँ देखें कि विराम चिन्ह, आप लोग देखें कि विराम चिन्ह क्या, पूर्ण विराम की बात की है तो ये पूर्ण विराम होता है। अर्ध विराम क्या होता है, तो इस तरीके से अर्ध विराम होता है। निर्देशक क्या है, तो ये जो है ये निर्देशक है। और अल्प विराम क्या है, ये जो है चिन्ह अल्प विराम है। तो यहाँ पर जो दिया गया चिन्ह है वो क्या होगा, तो आप बताएंगे अर्ध विराम होगा, अर्थात विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी फॉर बॉल। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझ लिए होंगे। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 25। और प्रश्न संख्या 25, कोई कमाए कोई खाए, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है। ठीक है, कोई कमाए कोई खाए, अरे सॉरी लोकोक्ति है। ठीक है, तो कौन सी सही है कि इसका क्या हो जाएगा, तो क्या बताओगे मेरे दोस्त, खरी मजदूरी मजूरी चोखा काम, घर की मुर्गी दाल बराबर, अंधी पीसे कुत्ता खाए, या चट मंगनी पट गया। तो क्या कहोगे, कोई कमाए कोई खाए, अर्थात अंधी पीसे कुत्ता खाए। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, खरी मजूरी चोखा काम, किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, काम के लिए पर्याप्त पर्याप्त मजदूरी देना, पर्याप्त मजदूरी। ठीक है, खरी मजूरी चोखा काम, कहने का मतलब हमारी पूरी मजूरी लीजिए और अपना काम पूरा लीजिए, खरी मजूरी चोखा काम। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसको क्या कहोगे, अपने लोगों का, अपने लोगों का महत्व कम कम होना। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, कहने का मतलब जो अपने लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, तो अपनी मुर्गी, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, फिर क्या है, चट मंगनी पट ब्याह, इसका मतलब क्या होना है, चट मंगनी पट ब्याह मतलब तुरंत तुरंत काम होना, तुरंत काम हो जाना, चट मंगनी पट ब्याह। ठीक है, तो ये तो लोकोक्तियां आप लोग जो है लगातार दैनिक जीवन में बोलते ही रहते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा। चलिए आगे देखें, प्रश्न संख्या 26, और बहुत ही बेहतर प्रश्न है, साहित्य से आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 देखिए कि कहानी नई कहानी, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो कहानी नई कहानी
ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? क्या मधुरेश जी की है, बच्चन सिंह की है, डॉक्टर रघुवंश की है या फिर नामवर सिंह की है? तो ये कृति किसकी है? तो बहुत ज्यादा देर न करते हुए बताएं कि ये जो कृति है ये नामवर सिंह की है। किसकी है? नामवर सिंह की है। विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके? नामवर सिंह। अब हम लोग कुछ चीजें देखते हैं नामवर सिंह के विषय में जाने कि नामवर सिंह के विषय में जानेंगे तो नामवर सिंह का जन्म की बात करेंगे। अगर जन्म की बात करेंगे तो क्या बताओगे? जन्म इनका कब हुआ है? तो 1926। कब हुआ है? 1926। कहाँ हुआ है? तो बताओगे जियनपुर। जियनपुर और कहाँ? वाराणसी। वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पड़ता है तो बताओगे यूपी। क्लियर है? ये जो है नामवर सिंह के जन्म की बात की गई है। ठीक है, ठीक। नंबर एक बार। और ये है क्या? तो नामवर सिंह है क्या? तो बताना है। ये जो है आलोचक है। क्या है? नामवर सिंह आलोचक हैं। क्लियर है ना? इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात करें, रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं नामवर सिंह की, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए नए प्रतिमान, ठीक है। कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना। दूसरी क्या होगी? इतिहास, इतिहास और आलोचना। ठीक, इतिहास और आलोचना। और अगली जो होगी एक और है दूसरी परंपरा की खोज। तो ये जो है एक और महत्वपूर्ण है दूसरी परंपरा की खोज। परंपरा की खोज, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कृतियां इनकी है। जन्म इनका 1926 जो है जैनपुर वाराणसी। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखिएगा। चलें हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 देखें कि अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? यानी कि जो आंगन के पार द्वार रचना है, और ये रचना है किसकी? तो बताइएगा। ये अज्ञेय की रचना है और इस रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार? तो कौन सा इनको पुरस्कार मिला है इस रचना के लिए? तो आंगन के पार द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी कृति है। महत्वपूर्ण तो होगी ही क्योंकि इस पर जो है पुरस्कार मिला है। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बताइएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कब है इनको? तो बताना है 1964 ईस्वी में। ठीक है, आंगन के पारद्वार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस रचना पर मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है 1978 में। और किस रचना के लिए मिला है? तो क्या बताओगे? कितनी नावों में, कितनी नावों में, नाव में कितनी बार, में कितनी बार। तो ये जो है इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार, जिसको 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। याद रखेंगे। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। अज्ञेय, अज्ञेय की बात की जाए तो अज्ञेय की बात करें अगर, तो अज्ञेय की बात करें, इनका मूल नाम अगर पूछा जाए, मूल नाम, तो इनका जो है अज्ञेय का मूल नाम क्या है ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन। ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन और अज्ञेय। ठीक है, अगर इनका आपसे अज्ञेय जी का अगर आपसे जन्म पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? तो बताना है जन्म की बात की जाए, अगर यहाँ नोट करेंगे, जन्म पूछा जाए तो 1900, जन्म 1911। कहाँ? तो बताओगे कुशीनगर। कहाँ हुआ है? कुशीनगर। ठीक है, ये इनका जो है जन्म है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने बेहतर समझ लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। रिक्त स्थान भरना है। क्या है? जब कंधे पर डैश डैश का भार पड़ेगा तब का भाव मालूम होगा।
तो क्या भरना पड़ेगा? जब कंधे पर दोस्ती का भार पड़ेगा, दोस्ती का भार पड़ेगा, रुपयों तब रुपयों का भाव मालूम होगा। क्या यह होगा? या फिर जब कंधे पर मजबूरी का भार पड़ेगा, तब तब गली कूचों का भाव मालूम होगा। नहीं, तो यहाँ जो विकल्प सही होगा, तो क्या भरोगे? तो कहोगे जब कंधे पर गृहस्थी, क्या गृहस्थी का भार पड़ेगा, तब आटे दाल का भाव, क्या आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये जो है बेहतर रहेगा, अर्थात विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चले आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखें। प्रश्न संख्या 29 देखिए। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है? नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किस भाषा में रचित है? तो सीधे सीधे बताएंगे कि यह रचना जो है मैथिली भाषा में रचित है। कौन सी है? तो बताओगे रचना क्या नाम है? रचना का नाम क्या है? पत्रहीन, पत्रहीन नग्न, पत्रहीन नग्न गाछ, गाछ क्या है? पत्रहीन नग्न गाछ। और कब इस रचना पर जो है इनको कब जो है मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो बताओगे 1969 ईस्वी, 1969। ठीक है। नागार्जुन की बात करें अगर, नागार्जुन, ठीक है ना, नागार्जुन। क्लियर? तो सबसे पहले इनका जो है नाम, तो क्या बताओगे? वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का नाम क्या था? तो बताओगे वैद्यनाथ मिश्र जो है इनका नाम था। ठीक है। इन्हें और इनका जो है जन्म की अगर बात करें, जन्म की बात करेगा किसके? नागार्जुन के जन्म की बात करें तो बताओगे 1911, 1911 ईस्वी। कहाँ? तो बताइएगा मधुबनी, मधुबनी कहाँ? मधुबनी कहाँ पड़ता है? तो बताओगे बिहार में, मधुबनी बिहार। ठीक है। इन्हें ही बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, बाबा। ठीक है ना? चले आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 देखें। प्रश्न संख्या 30, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या था जिन्हें कथा सम्राट कहा जाता है? क्या श्रीपत था, जीवन राय, अमृत राय या फिर धनपत राय? तो इनका क्या नाम था प्रेमचंद्र का? ये आप लोग बताएं। तो बताएं आप लोग क्या नाम था इनका, क्या बताओगे? तो बताएंगे मुंशी प्रेमचंद्र का नाम था धनपत राय। ठीक है। इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है, इन्हें कहानी, कहानी सम्राट भी कहा जाता है, कहानी सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें ही उपन्यास, उपन्यास, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। किसे? मुंशी प्रेमचंद्र को। अगर मुंशी प्रेमचंद्र के जन्म की बात करें, जन्म की बात करें तो जन्म क्या कब हुआ था? तो क्या बताओगे? जन्म हुआ है 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। कहाँ? तो बताओगे गांव था इनका लमही, लमही कहाँ पड़ता है? वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इनके जो है उपनाम की, मूल नाम तो इनका धनपत राय था, उपनाम क्या है? तो उपनाम ही इनका जो है प्रेमचंद्र था, प्रेमचंद। ठीक है। ये जो है हिंदी भाषा में प्रयोग करते थे, हिंदी भाषा के। ठीक। दूसरा उपनाम क्या था? तो क्या बताओगे? दूसरा नवाब राय। क्या था? नवाब राय। ठीक है, नवाब राय। और ये इसमें इस नवाब राय नाम से कौन सी रचनाएं करते थे? तो उर्दू भाषा की ये रचनाएं किया करते थे। ठीक है। चलें आगे देखें हम लोग कुछ और चीजें। प्रश्न संख्या 31 देखिए, 31 देखें। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? तो किसने भारत पत्र का संपादन किया था? क्या अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने, मदन मोहन मालवीय ने, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने या फिर शिवपूजन सहाय जी ने किया था? तो किसने किया था? तो बताएंगे नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। ठीक है। और ये पत्रिका का कहाँ से? तो बताओगे इलाहा, इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था। ठीक है। चलें आगे देखें। प्रश्न संख्या 32, 32, गवेषणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो गवेषणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी?
ये आप लोग बताएं। क्या केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से, क्या प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली, या फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय निदेशालय नई दिल्ली, कहाँ से होते थे? तो क्या बताओगे? गवेषणा पत्रिका जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्रकाशित होती थी, अर्थात विकल्प आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? क्या यह अमेरिका में है, क्या लंदन में है, भारत में है, या फिर मॉरिशस में है? तो क्या बताएंगे? विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? अमेरिका, लंदन, भारत, या फिर मॉरिशस में है? तो क्या बताओगे? विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो कहाँ है? मॉरिशस में, अर्थात विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व हिंदी सचिवालय। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना, विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की बात की जाए, स्थापना की बात की जाएगी तो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो बताओगे 12 नवंबर 2002 में। ठीक है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा? तो क्या बताओगे? मॉरिशस की नेशनल असेंबली द्वारा। क्या बताओगे? मॉरिशस की नेशनल असेंबली की नेशनल की नेशनल असेंबली द्वारा, असेंबली असेंबली द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी। अब अगर इसके विचार की बात करें तो नोट में लिखोगे इसका विचार, इसका विचार, इसका विचार। प्रथम प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, नागपुर 1975, 1975 में, 75 में तात्कालिक में मॉरिशस के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के पीएम मॉरिशस के तात्कालिक, मॉरिशस के तात्कालिक पीएम, तात्कालिक पीएम, इनका नाम क्या था तात्कालिक पीएम का? शिव सागर राम गुलाम, तात्कालिक पीएम शिव सागर राम गुलाम ने दिया था, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको काफी चीजें मिली। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो बताओगे 10 जनवरी 1975, और कहाँ? नागपुर में हुआ है। ठीक है, क्लियर है। वहीं पर इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले शिव सागर राम गुलाम, जो कि उस समय के जो है मॉरिशस के पीएम थे, उन्होंने इसका जो है सुझाव दिया विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित करने का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी आज सेशन बहुत ही बेहतर लगा होगा। और यकीनन यह कंटेंट जो है आप लोगों को जो मिल रहा है बहुत ही बेहतर कंटेंट है, परीक्षा उपयोगी है। आप लोग इसका बहुत ही अच्छे से अध्ययन कीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न आप जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को बेहतर हिंदी यहाँ पर चैनल पर पढ़ाई जाती है। आप लोग बेहतर हिंदी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य विषयों के भी आपको कक्षाएं बहुत जल्द ही मिलने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को यह सेशन कैसा लग रहा है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखें, बेहतर तरीके से अध्ययन करते रहें। हम लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे अगले सेशन में। हमारे साथ अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए भाई बंधु आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।